हेलो बच्चों ये जो वीडियो है आपके जो अंदर जो फिजिक्स का डर है उस फिजिक्स के डर को निकालेंगे बिल्कुल अंदर से बाहर। फिजिक्स का डर खत्म होगा, इसकी गारंटी है। अब इस वीडियो में हम जो चैप्टर है हमारा एटम्स, उसको हम एक शॉट में करेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे। ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड के बन जाएं। ठीक है, तो फिजिक्स का डर निकालिए एकदम दिल से और इस वीडियो को आराम से देखिए। अब मैं पहले बताता हूं कि इस वीडियो में हम कैसे कैसे इस चैप्टर को करेंगे। पहले उसका ब्लूप्रिंट, वो जरूरी है। देखो, ब्लूप्रिंट अगर आपका सही रहेगा ना तो आप चैप्टर्स, बड़े से बड़े चैप्टर्स को भी ना उसको अपने दिमाग में, उसके फ्रेम में आप उसको बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं, सीधा बात कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। ब्लूप्रिंट, तो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और यहां मैं लगे हाथ बता देता हूं, इसका नाम है असल में गीगर मार्शियन एक्सपेरिमेंट। इसको हम करेंगे सबसे पहले और इसका पूरा डिटेल करेंगे। ठीक, फिर मेरा है बोर्स पोस्टुलेट। जो रदरफोर्ड में जो प्रॉब्लम थी उसको बोर्स ने दूर किया था, तो बोर्स का पोस्टुलेट ये दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा, इसके सारे पॉइंट्स रहेंगे। फिर हमारा है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में एक, वो है आपका एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि कितनी एनर्जी होती है। ये बड़ा टॉपिक है, इसमें डेरिवेशंस भी हैं, तो ये करेंगे। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज, लेमन, बाल्मर, पैश्चन, ब्रैकेट, ये सब आपने पढ़ा होगा शायद, वो सीरीज हम यहां करेंगे। और सबसे लास्ट में जो बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट है L इक्वल्स टू NH/2π, इसको हम प्रूव करेंगे। तो ये था मोटा मोटा कि हमें इस चैप्टर में कितना पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर आपका मैंने यहां लिख रखा है 4 से 5 नंबर का आएगा। 4 नंबर तो श्योर आएगा, हो सकता है 5 नंबर का भी आए। और इस चैप्टर में देखो पूरा फ्लेवर है, सब कुछ है इस चैप्टर में। डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल है। तो है तो छोटा चैप्टर, 4 मार्क्स का ही, लेकिन इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा गौर से देखेंगे हम लोग। और इसको चलिए अब अच्छे से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला करेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया कि उसने एक लेड का चैम्बर लिया और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, जिससे कि हीलियम पार्टिकल बाहर निकल रहा था। शॉर्ट में बताऊंगा, आपने पढ़ी रखा होगा वैसे। सामने उसने गोल्ड का फॉइल रख दिया, गोल्ड की पत्ती रख दी और यहां पे लगा दिया स्क्रीन, जिससे कि हमें यह पता चले कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इस फॉइल से टकराने के बाद सीधा गया या इधर गया, जहां भी गया सीधा ऐसे निकला या इधर को गया या कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हुआ। तो ये था तुम्हारा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। आप सबको पता है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है। इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटम का जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किया कि एटम के बीच में जो है एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, काफी हैवी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम मैंने बताया था ना, गीगर मार्शियन एक्सपेरिमेंट भी है, जिसके बेसिस पे उसने इलेक्ट्रॉन के और जो न्यूक्लियस है ये कैसे रहते हैं एटम के अंदर, ये सारा समझाया था। अब जब उसने समझाया तो उसने क्या कहा कि जो मोस्ट ऑफ जो एटम होता है, मैं लिखूंगा नहीं, समझा देता हूं, वो खाली स्पेस होता है, खाली स्पेस, जिसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। ये उसका मॉडल था। समझ में आ गई। और कहा ये जो जगह है ना खाली, ये बहुत ज्यादा खाली है, और जो मेरा ये न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? तो उसने साइज बताया, एटम का साइज और न्यूक्लियस का। तो मोटा मोटा उसने बताया कि 1:1 लाख का रेशियो होता है न्यूक्लियस में और एटम के टोटल साइज में। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई फुटबॉल का ग्राउंड है तो फुटबॉल उस ग्राउंड के बीच में रखा हुआ है, वो न्यूक्लियस हो गया, और पूरे ग्राउंड को हम एटम कहेंगे। खैर, तो ये था हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब है कि इसके ड्रॉबैक्स, इसमें क्या क्या कमियां थी। तो इसमें 2 कमी आपको पढ़ना है, 2 ड्रॉबैक्स आपको पता भी होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये नहीं समझा पाया। कहा क्या
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर घूमता है तो एनर्जी लॉस करेगा, लॉस करते 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 वो फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस चीज को नहीं समझा पाया। दूसरा क्या नहीं बता पाया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ये प्रॉपर नहीं एक्सप्लेन कर सका कि ऐसा क्यों होता है, उस स्पेक्ट्रम में जो चीजें हैं वो ऐसी क्यों हैं, इसको ये नहीं समझा पाया। तो रदरफोर्ड आपका खत्म हो गया, इतना ही आपको रदरफोर्ड को पढ़ना था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसी मॉडल से हमें मिला था, वो है आपका इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पेपर में देखो आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेफिनेशन भी आता है। तो देखो समझो, ये पहला इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। कहा कि मान लो यहां पे तुम्हारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और ये मेरी हो गई बीच वाली लाइन। अब मान लो यहां पे एक अल्फा पार्टिकल है और एक अल्फा पार्टिकल यहां है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन स्टार्टिंग में। तो कहा जितना ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा अल्फा पार्टिकल है ये ऐसे जाएगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे बैक हो जाएगा, यहां से टकराने के बाद इससे रिपेल हो जाएगा। पर ये जब जाएगा तो ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा क्योंकि इससे दूर है, और अगर डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे b को, इससे डिस्टेंस सपोज हमने यहां तक कर दिया तो ये थोड़ा कम डिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे जाएगा क्योंकि इससे डिस्टेंस बढ़ गई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना ज्यादा अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस यहां से ज्यादा है उतना ही इससे टकराने की उसकी पॉसिबिलिटी कम है, इंपैक्ट का चांस कम है। तो इस डिस्टेंस को इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं और फॉर्मूला है 1/4πε0 ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉट θ/2। यहां थीटा क्या मैं बता देता हूं, अगर मैं इसी के पाथ को यूं देखूं, अगर इसका लाइन ये है तो ये जो एंगल बना इसको थीटा बोलते हैं। तो ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये आपका हो गया। अब है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d। ये क्या होता है यही देख लो, ये जो अल्फा पार्टिकल है लेट सपोज यहां तक आया और यहां से ये बाउंस बैक हो गया, यहां से ये बैक हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है जहां से ये बैक हुआ और जहां पे मेरा न्यूक्लियस था, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब इस अल्फा पार्टिकल ने इस न्यूक्लियस को इतना क्लोज अप्रोच किया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर्मूला आपके सामने है 1/4πε0 2ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। किसका एनर्जी? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की। ये टॉपिक खत्म। अब जो बोर्स का पोस्टुलेट था, पूरी कहानी क्या है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, मॉडल तो सही था पर उसमें ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड उस ड्रॉबैक्स को समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। जो बोर था, नील्स बोर, उसने कहा क्या कि रदरफोर्ड का मॉडल तो सही है, और उसने स्टडी करके अपने 3 पोस्टुलेट्स यानी 3 उसने एक तरह से लॉ दिए जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को समझा सका। इसलिए इसको बोलते हैं बोर्स पोस्टुलेट या बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो उसने पहला पोस्टुलेट क्या दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ एक स्टेबल ऑर्बिट में, देखो मैं ना ये वीडियो में बहुत लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको बोल के समझाऊंगा, आपका बिल्कुल क्लियर होगा। उसने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चक्कर काट के इसलिए बीच में नहीं गिरते हैं, गौर से सुनना, कि वो एक स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। स्पेशल ऑर्बिट होता है जिसमें नो एनर्जी लॉस वाली कहानी, कोई एनर्जी लॉस वाली कहानी नहीं होती है। उसका पहला पोस्टुलेट यही था कि सारे इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते हुए बीच में नहीं गिरता है, आराम से चक्कर काटता ही रहता है अपने फिक्स पाथ पे। ठीक है, तो इसने पहला ये दिया। फिर लोगों ने कहा भाई ये क्या बात हुई, चक्कर काटेगा तो क्यों नहीं गिरेगा? उसने कहा देखो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो यहां पे चक्कर काट रहा है इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी L, वो NH/2π होना चाहिए। ये उसने कंडीशन बताया अपने सेकेंड पोस्टुलेट में, जहां पे n क्या है, n आपका ऑर्बिटल नंबर है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। तो n = 1 2 n = 3 एंड सो ऑन। समझो इस बात को। उसने क्या कहा,
जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो ऑर्बिट मेरा स्टेबल है। ठीक है, तो इसने, और जहां एच मेरा प्लैंक कांस्टेंट आपको पता ही होगा, तो ये उसका दूसरा पोस्टुलेट हो गया, उसको आप अपनी भाषा में लिख लेना। और तो अपने इन दो पहले पोस्टुलेट से, उसने हमें 3 दिए थे ना, उसमें से जो 2 पोस्टुलेट थे उससे उसने रदरफोर्ड के पहले ड्रॉबैक को क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है न्यूक्लियस में, वो क्यों स्टेबल होता है। तो ये 2 हो गया। जो तीसरा पोस्टुलेट है उसमें उसने क्या कहा कि मान लो कि ये कई सारी ऑर्बिट्स हैं, ये कई सारी ऑर्बिट्स हैं, मैं फिगर समझाऊंगा, आप लिख लेना। ये मेरा कई सारी ऑर्बिट्स, ये मेरा न्यूक्लियस है। यहां पे कहा इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है, कहीं से भी, यहां से सपोज यहां जंप किया या यहां से यहां जंप किया, कहीं भी, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जंप करता रहता है। वो हायर टू लोअर या लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉन्स का जंप चलता रहता है। हायर टू लोअर अपने आप होता है, और जब इसको हम एनर्जी देते हैं अलग से तो लोअर से हायर भी जाता है। कहा दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन एमिट करता है। क्यों? सपोज यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये कूद के आ गया इस वाले ऑर्बिट में, यहां पे एनर्जी कम है, तो भाई बाकी की एनर्जी यानी डेल्टा ई कहां गया? तो कहा वो जो है एज अ ईएम वेव रेडिएशन बाहर निकल जाता है, और वही जो रेडिएशन है आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाता है। ये आप पहले समझ लो कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करता है तो वो अपने एनर्जी डिफरेंस के बराबर रेडिएशन निकालता है, जिस रेडिएशन से एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। एनीवे, तो कहा ये एनर्जी कितनी होगी चेंज इन? कहा पहले जितनी थी यानी E1 माइनस जो अब है इसका, यहां पे एनर्जी या यहां पे एनर्जी, यहां से जंप किया यहां ना, तो यहां की एनर्जी E1, जहां पे गया उसको E2, तो E1 माइनस E2, यही मेरा चेंज इन एनर्जी डेल्टा E हो गया। तो इतने एनर्जी से मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा बाहर भागेगा, और चूंकि ये एनर्जी एक फिक्स नंबर है तो जो मेरा वेवलेंथ होता है वो एक फिक्स नंबर होता है, तो हमें एक परफेक्ट कलर मिलता है। तो इस तरीके से ये बोर ने रदरफोर्ड के स्पेक्ट्रम के बारे में जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया और बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों ऐसा होता है, डिस्क्रीट क्यों होता है, यानी उसके कलर्स बिल्कुल परफेक्ट कलर्स क्यों होते हैं, मिक्स कलर्स क्यों नहीं होते। मोटा मोटा यही था, खत्म कहानी। अब बोर में भी ड्रॉबैक था, बहुत कम लोगों को पता है। बोर के मॉडल में भी ड्रॉबैक है, 2 ड्रॉबैक हैं, फटाफट कर लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, पहला कि केवल ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही समझा सकता है, उसको ही एक्सप्लेन कर सकता है। इवन कि अगर आप हीलियम में भी चले जाएं जिसके 2 इसका ये होता है एटॉमिक नंबर, ये फेल हो जाता है। तो पहली इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल हाइड्रोजन के लिए ट्रू है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो इसने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड का, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है ना, जो उसकी इंटेंसिटी होती है उसके अंदर में दिखता होगा, हमने देखा तो नहीं है, तो वो कहते हैं इंटेंसिटी ना कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, तो इस तरफ से वो वेरी करती है इंटेंसिटी बिटवीन द कलर्स। तो वो जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी है, फिर से बोल रहा हूं, द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, तो ये बोर्स का जो मॉडल था या पोस्टुलेट था उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वो फेल हो गया। तो यही बोर के 2 ड्रॉबैक्स हैं, कहानी खत्म इसकी। अब थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो एनर्जी किसका, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ऐसा करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, गौर से देखना इसको। तो कहा किसी भी एटम के अंदर यहां तो न्यूक्लियस होता है और रेडियस r रेडियस पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो v स्पीड से चक्कर काटता रहता है इसके चारों तरफ, ऐसा मान लेते हैं। और हम इस पूरे चैप्टर में हाइड्रोजन को ही पढ़ेंगे जिसका Z जो होता है हमारा 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो हमें अब इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, ठीक जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, कोई सैटेलाइट चक्कर काटता है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। तो देखना आप, तो कितना उसकी एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक पोटेंशियल सारा हम अभी फटाफट करेंगे। तो देखो ये एक सर्कुलर मोशन में है, तो भाई इस पे जो फोर्स होगा वो होगा mv²/r, समझना इस चीज को। और ये फोर्स आया कहां से, तो यहां जो मेरा ZE है, यहां का जो
और ये मेरा ई है। तो इन दोनों का तो क्या होता है के Q1, तो Q1 लिखेंगे ZE, Q2E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। तो हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसको कट करो, R और ये R कट हो गया, तो यहां मेरा बचा mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को ऐसे लिखो, ठीक है ना, के नहीं लिखना चाहिए। अब यहां हो गया, और Z तो मेरा 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो इसको केवल हम लिखेंगे E स्क्वायर अपॉन R। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आ गया यहां पे। लेकिन हमें करना है एनर्जी। तो देखो भाई कितना सिंपल है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो मेरा बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। बड़ा ही सिंपल है ये। तो यहां भी हम करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो भाई इसको लिखेंगे अब सीधा काइनेटिक एनर्जी इसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ये है, तो ऊपर मेरा ई स्क्वायर, नीचे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 1 सेकेंड में आपका देखो काइनेटिक एनर्जी आ गया। पर अभी हमें पोटेंशियल भी निकालना है और टोटल भी निकालना है। तो काइनेटिक तो हमारा हो गया, अब कहा पोटेंशियल कितनी होगी। तो भाई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंपल -E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, -K Q1 Q2 अपॉन R, उससे आपका ये आ जाएगा। तो काइनेटिक मेरा ये, पोटेंशियल मेरा ये, तो कहा टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आ जाएगा -E स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का बड़ी आसानी से आ गया। इसकी कहानी खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरा हो गया टोटल एनर्जी। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो टोटल एनर्जी है, गौर से ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है भाई? तो ये आपको बताना पड़ेगा। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू इट्स न्यूक्लियस। तो मैंने तेज लिखा है, मतलब नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये होता है कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब ये कहीं भाग नहीं सकता है। अब ये बाउंडेड है अपने न्यूक्लियस के साथ, कहीं नहीं जाएगा। तो भाई इसको देख लेना अच्छे से। तो हमारा एनर्जी का ये हुआ। अगर आप गौर से देखो तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में केवल माइनस और प्लस का फर्क है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, मतलब एक क्वेश्चन तो इस पे आएगा ही आएगा। तो हमने क्या देखा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है टोटल के, खाली फर्क है एक माइनस का। काइनेटिक में माइनस लगा दो, टोटल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं टोटल एनर्जी में, तो नीचे मेरा 4 बचेगा, तो ये तो वही बन जाएगा PE। तो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको मैं कितनी बार समझाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, है ना। इसकी कहानी खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह सकते हो, जिस डेरिवेशन में सच पूछो तो 2 डेरिवेशन छुपे हुए हैं। तो उसको जब हम करेंगे तो यहां हम उस डेरिवेशन को फुल नहीं करेंगे। उस डेरिवेशन का मैं ये चलो फुल ही कर लेते हैं। चलो फुल ही कर लेते हैं। डेरिवेशन क्या है कि टोटल एनर्जी आपको प्रूव करनी है 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। थोड़ा फास्ट करूंगा, समझना। तो देखो इसको करने के लिए हमने जो पीछे पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि mv स्क्वायर जो था मेरा वो था E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। और इस डेरिवेशन में आपको पता है क्या पूछता है, इसको हमें करना होता है बाय बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, यानी L इक्वल्स टू NH/2 पाई को यूज करके हमें यह डेरिवेशन करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, इस वाले पॉइंट से जो हमने पीछे भी देखा था। आप पीछे देख लेना कि mv स्क्वायर हमारा इतना होता है। तो दिस विल गिव यू v स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m नीचे आएगा तो m इंटू R। इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इससे हमारा ये आ गया।
अब चूंकि हमें बोर्स को यूज करना है तो लिखेंगे फ्रॉम बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट क्या होता है भाई? एम वी आर। भाई एल तो एम वी आर ही होता है ना, एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है? एम वी आर। तो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये एन स्क्वायर ये एच स्क्वायर, 2 मेरा 4 बन जाएगा और ये पाई स्क्वायर। तो मेरा जो वी स्क्वायर बचा वो बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये और दोनों नीचे एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 2, इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना इसको। तो अब हमारा वी स्क्वायर जो है इतना है और वी स्क्वायर इतना है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यहां लिखो 1 and 2, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ कटेगा, एक एम यहां से एक एम कट हो गया, ये एम एक कट हो गया, स्क्वायर खत्म। एक आर यहां से एक आर भी कट हो गया, ठीक है। पाई तो यहां से एक पाई भी कट हो गया, 4 तो 4 कट हो गया। अब मेरा यहां पे केवल एप्सिलॉन नॉट बचा है और इधर ये बचा है। अब हम क्या करेंगे, आर को ले आएंगे लेफ्ट में, बाकी सब को राइट में। तो देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो था ही, ये चला जाएगा यहां, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम आर ई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, इसमें गलतियां होती है बहुत। तो ये जो हमारा डेरिवेशन अभी आया है, अब इसी डेरिवेशन को मैंने कहा था ना कि इसमें 2 डेरिवेशंस हैं, इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस वाला डेरिवेशन, जहां पे आर मेरा रेडियस है कौन से, nth ऑर्बिट का, यानी n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यहां पे वही n है। तो रेडियस ऑफ, यहां ठीक से लिखो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये फॉर्मूला। तो एक डेरिवेशन हो गया इस डेरिवेशन करने के रास्ते में ही। खैर हमें तो यहां पहुंचना था। तो जो हमारा ये बोर्स रेडियस आया है, बोर्स रेडियस, अब क्या करेंगे, एक चीज और बता देता हूं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट चीज, आप इस डेरिवेशन मत करना, इसको खाली देख लो कि जो मेरा बोर्स रेडियस होता है वो n स्क्वायर आर नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है जो मैंने यहीं से निकाला है, जहां पे ये n स्क्वायर है और देखो ये बाकी सारा कांस्टेंट है, उसको हमने आर नॉट लिखा है। और आर नॉट जो होता है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है हाइड्रोजन के लिए। तो इस पे बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप पुट करते जाएंगे, यहां पे आपको उस गिवन ऑर्बिट का रेडियस मिलता चला जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज था ये आपका, इसको मिटा देते हैं अभी, है ना। तो हमारा इस डेरिवेशन को करने में एक डेरिवेशन पहले ही हो चुका है बोर्स रेडियस का, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, कैसे किया है दोबारा कर लेना। अब हमें पहुंचना है यहां, तो क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, देखो मैं इसको कैसे करता हूं। अब याद करो हमने जो एनर्जी का पीछे फॉर्मूला डिराइव किया था, -e² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, हम इस फॉर्मूला के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला था एनर्जी का। तो मैं बताता हूं इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन है। ये जो फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा था, उसमें जो आर है वो रेडियस है, और हमें जब भी एटम को पढ़ना होता है तो उसमें हम एटम के ना रेडियस की बात नहीं करते कि ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, हम हमेशा ऑर्बिट नंबर की बात करते हैं, n = 1 2 3 जो भी है। तो ये भाई रेडियस के टर्म में है, प्रैक्टिकल नहीं है ये फॉर्मूला, हमें चाहिए ऑर्बिट के टर्म में। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये है रेडियस में, ये है मेरा ऑर्बिट नंबर में। तो हम इस रेडियस वाले फॉर्मूला को ऑर्बिट में चेंज करेंगे, ये है हमारा इस डेरिवेशन में मेन हमारा उद्देश्य। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आर रेडियस आया है वो यहां पुट कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो -e² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की जगह लिखेंगे n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m, अरे ये आर नहीं आएगा ना, आर तो इधर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, m e²। देखो ध्यान देना, इसमें गलती हो जाती है,
अब देखो यहाँ कुछ कटेगा, ये पाई कट गया, बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो ये एम ई ऊपर चला जाएगा, तो माइनस ई स्क्वायर था पहले से, ये 2 तो 4 हो गया इंटू एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 है, एन स्क्वायर था ही, एच स्क्वायर। ये हमारी हो गई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एन। अब यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सारा जूल्स में आएगा, बट मॉडर्न फिजिक्स में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता है एनर्जी का, तो यहां पे कुछ भी नहीं करना है, खाली लिखना है ऑन सॉल्विंग, किसको, इसको, वी गेट, बिल्कुल स्मार्ट तरीका, सॉल्व नहीं करना है, खाली लिख देना है ऑन सॉल्विंग वी गेट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, यानी यही फॉर्मूला यहां पर रिपीट कर दो, 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और आपका ये डेरिवेशन हो गया। नेगेटिव साइन एनर्जी में मैंने बता ही दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है, उसको ये शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये वाला एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, जहां पे n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, n की ये भी सुन लो, n इक्वल्स टू 1 मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखना। n2 मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n3 होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर ध्यान सुना इस चीज को, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, भाई बाय मिस्टेक हम हमेशा फर्स्ट को 1 ले लेते हैं और यहीं पे आप गलती करते हैं। फिर से कह रहा हूं, इस चीज को सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं कि n इक्वल्स टू 2 जो होता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। हम गलती क्या करते हैं न्यूमेरिकल में, जैसे ही देखा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 1 ले लिया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 2 ले लिया। भाई ये नहीं करना है, n इक्वल्स टू 1 को ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और n इक्वल्स टू 3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ऐसे चलता है ये। तो यही था आपका एनर्जी का डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी कहानी खत्म। अब हमारा बचा एटॉमिक स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई। हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है जब हायर से लोअर में जंप करता है ना, तो यहां से एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है, ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में। तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो तुम्हारा एज अ रेडिएशन बाहर निकलता है, और यही सारे रेडिएशंस जाकर के हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और यही स्पेक्ट्रम का जो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ wavelengths, a particular type of wavelengths is called या it form spectral series, यानी सीरीज। उसमें एक सीरीज जैसे ना, पहला आपका है लेमन, दूसरा है बाल्मर। देखो इस चीज को समझो, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, खाली रट लेते हैं। होता क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी लेवल समझना पड़ेगा। एनर्जी लेवल समझो, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं गोल की जगह कि ये हमारा जो एटम है उसके कई सारे ये एनर्जी के लेवल्स हैं, कई सारे लेवल्स हैं। इसको हमने लिखा n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट, n2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n3 n4 बहुत सारे हैं, n4 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। और ये मेरा सबसे लास्ट, इसको लिखा इन्फिनिटी। अब हमें पता है यहाँ पे एनर्जी जो होती है 13.6 eV होती है जब हम n1 डालेंगे, यहां पे जब हम n2 डालेंगे 3.4 माइनस में eV। यहां पे देखो मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं eV माइनस 0.85 eV एंड सो ऑन। ये कहां से आया, तो एनर्जी जो n होता है, एनर्जी ऑफ n वो 13.6 अपॉन n स्क्वायर eV से आता है। तो भाई हम यहां पे 1 2 3 n की जगह पुट करते जाएंगे तो हमारा ये सारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब स्पेक्ट्रल सीरीज समझो वो क्या होता है, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना कहीं से भी कहीं जंप कर सकता है हायर से, तो मान लो बिल्कुल ऊपर से यहां आया पहले पे, तो ये कितने, ये बहुत सारे जंप्स हो सकते हैं कहीं से भी। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर ग्राउंड स्टेट पे जंप करके आता है तो यू हैव अ बंच ऑफ वेवलेंथ्स, और उस वेवलेंथ के ग्रुप को हम बोलते हैं, वो सारे लेमन सीरीज में चले जाएंगे। लेमन सीरीज इसलिए बोलते हैं, जब n1 पे आता है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके, समझो इस बात को, कहीं से भी जंप करके इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर 2 पे आके फॉल करता है
तो वो जो ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स हमें मिलते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ्स, उसी को बाल्मर सीरीज बोलते हैं। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ नहीं, कहीं से भी जंप करके अगर 3 पे आ जाए, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस, तो हमारा पैस्टन सीरीज मिलता है। कहीं से भी 4 पे आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, 5 पे तो पी फंड सीरीज, लाखों सीरीज है, कितना नाम बताऊं। तो समझना, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके जब ग्राउंड यानी n=1 पे आएगा तो जो आपको ग्रुप ऑफ कलर्स वेवलेंथ्स मिलेंगे उसी को लेमन सीरीज बोलते हैं। वो सीरीज जिसमें ये सारे वेवलेंथ हमें अवेलेबल हैं। कहीं से भी जंप करके अगर 2 पे आता है तो बाल्मर सीरीज, कहीं से भी जंप करके 3 पे आता है तो पैसन सीरीज, कहीं पे 4 पे आता है तो वो ब्रैकेट, 5 पे तो पी फंड सीरीज। क्लियर हुआ सीरीज क्या होता है। अब ये जो मेरा सीरीज है, अगर इसका हम इक्वेशन, आइए पहले ये समझें। अगर मैं लेमन की बात करूं तो लेमन का जो n1 होता है, यानी जहां पे जंप करके आता है, n2 जहां से जंप करने की पॉसिबिलिटी है, तो n1 क्या होगा, 1 जहां पे आता है। और कहां से आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो यहां लिखेंगे या तो 2 से आएगा या 3 से या 4 से अप टू इन्फिनिटी। वैसे ही अगर मैं बाल्मर की बात करूं, समझना इस चीज को, तो n1 क्या होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए। ये मेरा 2 है जहां पे फाइनली आता है। और n2 यानी कहां से आ सकता है, तो 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, पता नहीं कितने सारे हैं, 3, 4, 5 इन्फिनिटी। और लास्ट में ब्रैकेट लिखूंगा। ब्रैकेट सीरीज की अगर बात करें तो 3 पे फाइनली आता है, और कहां से आ सकता है, तो 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, इन्फिनिटी। तो ये सारे आपके सीरीज के डिटेल्स हो गए। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। रही बात वेवलेंथ निकालने का, तो एक फॉर्मूला है 1/λ = R0, क्या है भाई, 1/n1² - 1/n2²। आप ये लगाएंगे फॉर्मूला, जहां पे R0 जो है उसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, 1.09 10⁻7 पर मीटर इसका ये वैल्यू होती है। तो अगर लैम्डा निकालना हो तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं, ये तो कहने सुनने की बात है। जो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है रेडीमेड, वो होता है 1242 अपॉन एनर्जी, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सीधा आंसर आपका नैनोमीटर्स में आएगा। इस शॉर्टकट फॉर्मूला को याद कर लो, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देगा। या अगर आपको एनर्जी निकालनी है मॉडर्न फिजिक्स में, ये मॉडर्न फिजिक्स में कहीं भी यूज हो सकता है, डुअल नेचर में, एटम्स में, न्यूक्लियाई में, कहीं भी 1242 अपॉन लैम्डा, वो भी नैनोमीटर्स में वैल्यू रखनी है। 10⁻⁹ नहीं लगाना है, जो वैल्यू है उसी को लिख देना है, और सीधा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ये बहुत काम का ये फॉर्मूला है। बाकी इससे भी आप निकाल सकते हैं अगर n1 n2 आपको पता है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज हमारा हो गया। अब हमारा एक पॉइंट रह गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा तेज लिख रहा हूं, राइटिंग पढ़ लेना। आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या होती है, तो मान लो बहुत सारे लेवल्स यहां पे हैं, ये मेरा n = 1, 2, 3 और ये मेरा इन्फिनिटी। तो कहा किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन मेरा ग्राउंड स्टेट में है तो ये अपने सबसे लोएस्ट एनर्जी में होता है। इसको उठा करके इन्फिनिटी यानी एनर्जी = 0 पे लाना है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी, या कहते हैं ना उसको फ्री करने वाली एनर्जी। तो अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 13.6 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी होगी आयोनाइजेशन, वो +13.6 eV होगी। ये बात समझो, इसकी एनर्जी है 13.6 माइनस में, इसको हमें लाना है यहां, यानी एनर्जी 0 करनी है। तो कहा कितनी एनर्जी चाहिए इसको, तो कहा +13.6 एनर्जी दे दो, इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी जो हमने इसको प्रोवाइड किया, जिससे कि ये ग्राउंड स्टेट से जंप करके सीधा आ जाए अपने 0 एनर्जी स्टेट में, यानी फाइनल En = इन्फिनिटी पे, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और चलते चलते शॉर्ट में बता देता हूं, वैसे अब सिलेबस में शायद कट हो गया है, वो है आपका लास्ट टॉपिक बचा, वो है आपका डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। किस चीज का, जो बोर सेकंड पोस्टुलेट है NH/2π, इसको प्रूव करने का। तो आप इसमें क्या करेंगे ना, कि ऐसे फिगर बनाएंगे
और दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन जो है, थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, वो एज अ वेव घूम रहा है ना कि पार्टिकल। तो कोई भी वेव जब बंधी होती है ना, तो उसका जो टोटल लेंथ होता है, तो यहां तो 2πr लेंगे लेंथ, वो n लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हमें लैम्डा मिल गया 2πr/n, ये मेरा मिल गया इस स्टैंडिंग वेव वाले कंसेप्ट से। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था, तो वो था मेरा लैम्डा इक्वल्स टू, क्या था डी ब्रॉगली इक्वेशन, h/mv, यही था ना, लैम्डा इक्वल्स टू मैटर वेव का वेवलेंथ। तो यहां से मेरा लैम्डा ये आ गया और ये लैम्डा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे 1 और 2 को, तो हमारा आ जाएगा 2πr/n इक्वल्स टू h/mv इन दोनों इक्वेशन से। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो m इधर आएगा, तो mvr/n, यहाँ 2π तो है ही, उस 2π को नीचे ले आओ इधर, तो यहाँ h/2π बचा, और ये n को भी ले जाओ उधर, तो nh, तो हो गया मेरा mvr nh/2π, तो mvr को ही तो l लिखते हैं, तो nh/2π। तो भाई इतना ही आपका एटम्स में था, मोटा मोटा हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया। जो मेन डेरिवेशन था, मैं फिर कहता हूं E = -13.6/n², वो कर लीजिएगा। बहुत सिंपल ये तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सारे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा।